हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। यह एक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी कंपनी है। तो इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या इनके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज है, किस तरीके से कंपनी पैसा बनाती है, फ्यूचर कैसा है इस कंपनी का, और इस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका वैल्यूएशन क्या है, सबके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, 1996 से पहले क्या होता था कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे तो आपको फिजिकल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे। वह आपको दिया जाता था। उससे ही आपको पता चलता था कि मैं इस कंपनी का शेयर खरीदा हूँ। यानी कि एक पीस ऑफ पेपर होता था जिसको आप होल्ड करके रखना था एक सेफ जगह पर। उस पेपर को होल्ड करके आप जब तक रखोगे इसका मतलब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, उसके ओनर हो। तो ऐसा पहले होता था। तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। सारों के सर्टिफिकेट खो जाते थे, बहुत सारों के फेक सर्टिफिकेट मिलते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे चलती थी। तो 1996 में सेबी ने क्या किया कि डिपॉजिटरी एक्ट 1996 इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सेबी ने इंट्रोड्यूस किया कि अब शेयर फिजिकल फॉर्म में नहीं रखे जाएंगे, अब शेयर डीमेट फॉर्म में रखे जाएंगे, यानी कि डिजिटली उनको डीमेट अकाउंट में रखा जाएगा। तो यह बड़ा चेंज हुआ। यहाँ से फिर डिपॉजिटरी कंपनी की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो कंपनी बनी 1996 में, जिसको एनएससी ने स्पॉन्सर किया था। उसका नाम एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत हुई। फिर 1999 में बीएससी ने स्पॉन्सर किया सीडीएसएल को, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत फिर हुई 1999 में। इस तरीके से दो डिपॉजिटरी कंपनियां बनी। अपने इंडिया में एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। दोनों कंपनियां डीमेट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और जिस तरीके से बैंक अकाउंट होता है उसी प्रकार से होता है। डीमेट अकाउंट तो बैंक अकाउंट में आपका मनी सेव होता है, और डिजिटल फॉर्म उसी प्रकार से डीमेट अकाउंट में आपके शेयर यानी कि सिक्योरिटी सेव होती है। डीमेट अकाउंट में तो ये दोनों कंपनियां क्या करती है, डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं। इंडिया में दो डिपॉजिटरी कंपनी है, जबकि पूरी दुनिया में कहीं भी दो डिपॉजिटरी कंपनी नहीं, यानी कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर दो डिपॉजिटरी कंपनियां हैं। हमारे पास एनएसडीएल और सीडीएसएल है, दो डिपॉजिटरी है। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर रेवेन्यू की बात करो तो सीडीएसएल का रेवेन्यू काफ़ी डाइवर्सिफाई प्रोसेस से आता है। इनका लगभग 32% रेवेन्यू आता है इंडिविजुअल इशूअर चार्जेस से। एनुअल इशूअर चार्जेस आप किसे बोल सकते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए। जितनी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं या फिर अनलिस्टेड है, इनको इंस्टीट्यूशनल अकाउंट इनके इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होते हैं। जैसे मैंने खुद के इंडिविजुअल के डीमेट अकाउंट होते हैं, उसी तरह से कंपनियों के इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होते हैं। तो वहाँ से सीडीएसएल इनसे एक एनुअल फीस चार्ज करती है। तो वहाँ से इसको 32% इनका टोटल रेवेन्यू का, और 24% इनका आता है ट्रांजैक्शन फीस, जो हमारे ऊपर चार्ज करते हैं, जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो वहाँ पे यह चार्जेस लगाते हैं। जैसे हम जब भी शेयर खरीदते हैं वह अपने डीमेट में आते हैं, और जब भी हम शेयर को बेचते हैं तो वह हम अपने डीमेट से चले जाते हैं। तो जो भी है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है उसमें भी वह थोड़ा चार्ज लगाती है। तो वहाँ से इनका लगभग 24% रेवेन्यू आता है, और बाकी 13% रेवेन्यू आता है आईपीओ से, कारपोरेट एक्शन से। जो कंपनी आईपीओ लाती है उनके लिए कई सारे काम करती है कि शेयर होल्डिंग में अगर चेंज होता तो वहाँ पर भी ये चार्ज करते हैं। उसके बाद ये कारपोरेट एक्शन को करते हैं, जैसे डिविडेंड, बायबैक, बोनस, स्प्लिट कारपोरेट एक्शन में आते हैं। तो यह जो गतिविधियां होती हैं वहां से यह चार्जेस करते हैं 13%। इनका आईपीओ से, कारपोरेट एक्शन से आता है, और सीडीएसएल वेंचर जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है वहां से इनको 18% के रेवेन्यू आते हैं। जो सीडीएसएल वेंचर
क्या करती है, सीडीएसएल वेंचर केवाईसी की सर्विस प्रोवाइड करती है और इस कंपनी के केवाईसी के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। लगभग 70% जो केवाईसी होती है वह इसी प्लेटफॉर्म से होती है और एनएसडीएल पे बहुत कम केवाईसी होती है। मैक्सिमम जो केवाईसी होती है वह होती है सीडीएसएल के सीडीएसएल वेंचर से। जैसे कि अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो बैंक में जो केवाईसी का प्रोसेस इन होगा वह इन्हीं के प्लेटफॉर्म का यूज करके होगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको केवाईसी होगा, वह केवाईसी इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो वहाँ पर भी आपको केवाईसी होता है और आधार को यूज करके वहाँ पर भी यह कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ से इनका लगभग 18% का रेवेन्यू आता है और बाकी बचा हुआ 13% आता है बहुत सारे जो आपको अपडेट देते हैं, वहाँ से यह चार्जेज लेते हैं। जैसे कि ईमेल आपको सेंड करते हैं, स्टेटमेंट आपको भेजते हैं, उसके बाद अकाउंट में जो भी चेंजेज होते हैं, जैसे कि आपने कोई शेयर बेचा खरीदा है उसको अपडेट आपको देते हैं और सेटलमेंट जो कंप्लीट होता है उसके अपडेट देते हैं। और जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजन पे वोटिंग करवाने के लिए शेयर होल्डर की वोटिंग जरूरी होती है। तो ई वोटिंग करके इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर होल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, यानी कि डायरेक्टर की डायरेक्ट ही वोट कर सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पे जाके ई वोटिंग से भी इनका चार्ज आता है, यानी कि इन पांचों से इनका रेवेन्यू आता है। लगभग इनके रेवेन्यू फिक्स है, इनको जो भी रेवेन्यू मिलता है वह मैक्सिमम तो फिक्स है। इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा तरीके से डाइवर्सिफाई और फिक्स है। तो यह हुआ इनके रेवेन्यू के बारे में। अगर बात करें तो सीडीएसएल और एनएसडीएल के कंपैरिजन की तो दोनों कंपनियां किस तरीके से बिजनेस करती हैं, तो सीडीएसएल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट में एनएसडीएल से आगे है, यानी कि सीडीएसएल के पास नंबर ऑफ द अकाउंट ज़्यादा है। इसका कारण क्या है, सीडीएसएल फोकस करते हैं रिटेल लेवल पे और सीडीएसएल हमारे और आप जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनके अकाउंट उनको डीमैट प्रोवाइड करने में ज़्यादा ध्यान देती है। जबकि एनएसडीएल कहाँ फोकस करती है, जो कंपनी के इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होते हैं वहाँ पे एनएसडीएल ज़्यादा फोकस करती है। यही कारण है कि नंबर ऑफ डीमैट सीडीएसएल के पास ज़्यादा, एनएसडीएल के पास कंपनियों के इंस्टीट्यूशनल अकाउंट ज़्यादा है। तो होता क्या है कि सीडीएसएल के पास नंबर ऑफ डीमैट ज़्यादा होने के बावजूद भी एनएसडीएल से इनकी कमाई कम होती है। इसका कारण कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं वहाँ से ये बहुत थोड़ा चार्ज करते हैं ट्रांजेक्शन फीस। जबकि एनएसडीएल की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल जो इनके क्लाइंट होते हैं वहाँ से एनुअल फीस ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। तो यह फर्क है इनके में। और सीडीएसएल जो है यह हमेशा फोकस करती है रिटेल लेवल पे। तो यहाँ पे क्या करती है, ये अपने चार्जेस काफ़ी लो रखती है। जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं उस पर बहुत थोड़ा चार्ज लेती है। इसके बावजूद अगर आपके अकाउंट में कोई एक्टिविटी आप नहीं करते तो डीमेट अकाउंट में तो जो एनुअली चार्ज है वो नहीं लेती। तो कंपनी का जो पूरा फोकस है वो रिटेल इन्वेस्टर पे ज़्यादा है। तो ये है सीडीएसएल। इसी वजह से क्या कर रहा है, धीरे धीरे मार्केट शेयर अपना बढ़ा रहा है, क्योंकि रिटेल लेवल पे फोकस करने की वजह से नंबर ऑफ डीमैट इनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इनके जो ओपनिंग नंबर ऑफ डीमैट है वह भी एनएसडीएल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण यह मेनली इंडिविजुअल और छोटे इन्वेस्टर हैं इनके ऊपर फोकस करते हैं। अगर इनके बिजनेस के हाईलाइट के बारे में देखें तो इनका बिजनेस कैसा है, इसके बिजनेस की क्या क्वालिटी है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी इनके पास है कि ये डुओपोली बिजनेस है, यानी कि यह दो कंपनी ही थी, दो कंपनियां हैं तो दो कंपनियां ही रहेंगी। यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है, इन दो कंपनियों का मार्केट कोई नहीं ले सकता, यह हमेशा ही दो ही रहेंगी। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, इनको कंपटीशन बिल्कुल नहीं, यह दो कंपनियां ही इससे प्रॉफिटेबल होने वाली हैं। और दूसरी इस बिजनेस की क्वालिटी की बात करें तो वह है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल या फिर जीरो वर्किंग कैपिटल इस बिजनेस को चाहिए होता है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनको बिजनेस करने के लिए अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल
की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जिनमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके बिजनेस में ऐसा नहीं है। इनको किसी भी प्रकार की वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका ना कोई प्रोडक्ट है, ना ही इनको कोई रॉ मटेरियल खरीदना है। इन्होंने जितना सेटअप करना है, अपने जो सर्वर है, अपना जो स्टाफ है, वह सब उन्होंने एक बार में कर दिया। अब तो इनको जो चार्जेज मिलना है, जो इनको इनकम होनी है, वही इनको होती रहेगी, और जो इनकम है वह एकदम से मंथली ईयरली इनको आती रहेगी। यहाँ पे इनको कोई खर्च नहीं करना है। तो यह काफ़ी बढ़िया एडवांटेज है इस बिजनेस का। दूसरा एडवांटेज फिक्स कास्ट, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। यहाँ पे इनको कोई और अदर खर्च करना नहीं है। जितना इनको खर्चा करना है वह कर चुके हैं, और इनका जो सालाना का खर्च है वह भी फिक्स है। यानी कि कुछ इनका सर्वर का खर्चा, कुछ इनकी सिक्योरिटी का खर्चा, कुछ खर्चा इनके एम्प्लॉयज का, वह हर साल का फिक्स है। तो खर्चे इनके बढ़ते नहीं, एकदम फिक्स खर्चे है। इनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है, यहाँ पे इनके खर्चे नहीं बढ़ते। तो इनके खर्चे हमेशा फिक्स होते हैं। अगला जो इस बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है वह है इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ। इस देखा उसका कोई लिंक नहीं कैपेक्स से, यानी कि इनकी इनकम अगर बढ़ती है तो उसी के साथ इनके खर्चे नहीं बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल मारुति को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उनको ज़्यादा इनकम कमाना है तो ज़्यादा कार बेचनी पड़ेगी। ज़्यादा कार बेचने के लिए उनको ज़्यादा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। ज़्यादा रॉ मटेरियल के बाद ज़्यादा कार प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और उनको जब वो बेचेंगे तब जाके उनको ज़्यादा इनकम होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनको जितना खर्चा होना वह एक बार हो चुका है। अगर यहाँ पे 1 लाख डीमेट अकाउंट खुलते हैं तो भी इनको वही खर्चा होना है। 1 करोड़ भी खोल दे तो भी इनका खर्चा सेम ही होना है, और 10 करोड़ खोल दे तो भी इनका खर्चा सेम होना है। यानी कि इनका अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है तो उसी प्रपोज में इनका खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, खर्चा इनका फिक्स रहेगा। तो दुनिया में ऐसे बिजनेस बहुत कम होते हैं, बिजनेस ऐसे कम है जिनकी इनकम का संबंध खर्चों से नहीं होती। यानी कि इनकम अगर बढ़ेगी तो खर्चा नहीं बढ़ता। तो ये बिजनेस दुनिया में बहुत कम है, और अगर जो यह बिजनेस है वो बहुत ही ग्रेट बिजनेस है। अगर इस टाइप का बिजनेस आपको कहीं भी मिलता है तो दुनिया का सबसे ग्रेट बिजनेस है। जहाँ पे आपकी इनकम बढ़ती है बट खर्चा नहीं बढ़ता है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। टीवी चैनल रिपोर्टिंग पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, स्टूडियो पे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे, इन सब पे जो खर्चा वो करते हैं वो इनका एक बार होता है, या फिर फिक्स उनका खर्चा होता है। अगर उनके चैनल को लगभग 1 करोड़ लोग देखते तो भी उनका खर्चा फिक्स है, और उनके चैनल को 100 करोड़ लोग भी देखते हैं तो भी उनका जो खर्चा होना है वह फिक्स है। लेकिन अगर उनके चैनल को 100 करोड़ लोग देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से और ज़्यादा जैसे जैसे उनको व्यूअरशिप मिलेगी उनका एडवर्टाइज रेवेन्यू बढ़ेगा। यानी कि उनकी इनकम तो बढ़ेगी लेकिन खर्चे उनके सेम रहेंगे। तो दुनिया में ऐसे बिजनेस अगर आपको मिलते हैं और सस्ते में मिलते हैं तो इन बिजनेस के अलावा कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा? यह सबसे बेस्ट बिजनेस है जिसका कोई संबंध नहीं होता इनकम का खर्चों के साथ। यह सबसे बेस्ट बिजनेस होते हैं। अगर आपको ऐसे बिजनेस के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ऐसा और कौन से बिजनेस है जिनका कोई संबंध नहीं इनकम का खर्चों के साथ, यानी इनकम उनका कई गुना बढ़ जाता है लेकिन खर्चा उनका सेम रहता है। तो यह बिजनेस इन्वेस्टिंग के हिसाब से दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेस है। तो यह फायदा भी इनको मिलता है। तो यह था पूरा कंपनी के बारे में, बिजनेस कैसा है। और अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो इस कंपनी के पास टोटल बैलेंस शीट में उसमें 90% तो इनका या तो इन्वेस्टमेंट है या इनके पास कैश है। उसका रीजन एकदम सिंपल है, इनको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना, इनको कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा इनको खर्चा करने की जरूरत नहीं, बस रेवेन्यू इनको आता रहता है। इसी वजह से इस कंपनी के पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़्यादा कैश है। इस कंपनी का फ्यूचर इतना अच्छा है, आने वाले टाइम में ये कंपनी कितना ग्रोथ करेगी इसे मैं एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूएस में जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% यानी कि 40% लोग वहाँ शेयर मार्केट में एक्टिव है। यानी कि उनके ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट है, और वहाँ
इन्वेस्ट करते हैं। ये रेशियो इंडिया में कितना है? इंडिया में अपनी पॉपुलेशन के सिर्फ 2% लोग ही मार्केट में एक्टिव हैं। उनके ट्रेडिंग अकाउंट, उनके डीमेट अकाउंट है। तो यह लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है, यानी कि इंडिया का जो रेशियो है दुनिया के सारे देशों में बहुत ही लो है। इंडिया में सिर्फ 2% आबादी ही शेयर मार्केट में एक्टिव है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे यह रेशियो बढ़ेगा, उसका फायदा इन दोनों कंपनियों को होगा, क्योंकि मार्केट में यह दो ही कंपनियां और दो कंपनियों में प्रोबेबिलिटी फायदा होगा सिर्फ सीडीएसएल को, क्योंकि सीडीएसएल ही है रिटेल लेवल पे ज़्यादा फोकस करती है। दूसरा यह जिस तरीके से इंटरनेट का बूम हुआ अपने इंडिया में, इससे हुआ क्या कि लोगों को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस काफ़ी जल्दी मिल गया। तो जैसे जैसे लोग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस लेते हैं तो उससे होगा क्या कि वो मार्केट के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद होगा क्या, उनकी जो जिज्ञासा होगी वो मार्केट में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, नए डीमेट खुलेंगे, नए अकाउंट खुलेंगे। तो जैसे जैसे इंटरनेट बूम कर रहा है वैसे वैसे इन कंपनियों की ग्रोथ होनी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगला रीजन है डिजिटलाइजेशन। इंडिया के पिछले 510 सालों में जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ और जो यह प्रोसेस वो इतनी इजी हो गया है कि आजकल डीमेट ओपन करना सिर्फ 20 मिनट में हो जाता है। 20 मिनट में आपके डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहले क्या होता था, 2-3 दिन आपको कई सारे ब्रोकर के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। आज ई केवाईसी की मदद से 20 मिनट में काम हो जाता है। म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है तो यह पहले क्या होता था कि बहुत सारी एएमसी के आपको चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब आप ई केवाईसी की मदद से 10 मिनट में म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ इससे होगा क्या कि मोर एंड मोर पीपल अट्रैक्ट होंगे। इन सब कारणों की वजह से सीडीएसएल का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इस कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। सीडीएसएल का बिजनेस बहुत अच्छा है। यह एक मोनोपॉली टाइप का बिजनेस है। रेवेन्यू इनका रिकरिंग रेवेन्यू आता है, सालाना इनका रेवेन्यू एकदम फिक्स होता है। अगर इस बिजनेस को थोड़ा बहुत खतरा वो है रेगुलेशन। यहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्ट सेबी के रेगुलेशन होते हैं। यह अपनी मर्जी के मुताबिक प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, ट्रांजैक्शन फीस को नहीं बढ़ा सकते। पे यहाँ पे प्राइसिंग पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है सेबी का, लेकिन फिर भी यह कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और जिस तरीके से नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, लोग जैसे जैसे इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे उस तरीके से इन कंपनियों की कमाई भी बढ़ेगी। अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो अभी यह 20 के पी पर अवेलेबल है। और मेरा यह मानना है कि अगर इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा बिजनेस मॉडल, एक मोनोपोली कंपनी आपको सिर्फ 20 रुपए की प्राइस मल्टीपल पे मिलती है तो यह काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, काफ़ी सस्ता प्राइस। तो इस प्राइस पे अगर इस कंपनी में आपका पैसा लगाते हो तो यह काफ़ी फेयर प्राइस है।